नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। अगर नीयत खराब है और कोई काम किया जा रहा है तो उस काम के बिगड़ने के पूरे चांसेज होते हैं, पूरी उम्मीद होती है कि काम बिगड़ जाएगा। अगर नीयत सही है तो मुश्किल से मुश्किल काम भी हो जाता है। और जो लोग मेरा चैनल रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा कि मैं लगातार नीयत की बात करता हूं कि नीयत किसकी कैसी है। और ईरान के साथ जो समझौता हो रहा है या हुआ है, एमओयू जो साइन हुआ है, उसके बाद जिस तरह के बयानात कई बार गलती से मुंह से निकल जाता है, कई बार जानबूझ के दिए जाते हैं, लेकिन जिस तरह के बयानात लगातार आए हैं, बहुत साफ समझ में आ रहा है कि इजराइल और अमेरिका की नीयत में गड़बड़ी है। देखिए, खबरें बहुत सारी चलाया गया कि नेतन्याहू को ट्रंप ने ये कह दिया, नेतन्याहू को ट्रंप ने वो कह दिया। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि इस तरह की खबरों पर बहुत सोच समझकर भरोसा करना चाहिए। इस तरह की खबरें जानबूझकर चलवाई जाती हैं। असल में अमेरिका और इजराइल एक ही तस्वीर के दो रुख हैं, एक ही शैतान के दो चेहरे हैं, ये अलग अलग नहीं है। जेडी वांस एक इंटरव्यू दे रहा था। जेडी वांस यानी अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट, जिसने एमओयू वाले में काफी रोल निभाया है, जिनेवा गया था, उसके बाद स्विट्जरलैंड में जहां पर यह मीटिंग हुई, वो सारा कुछ आप लोगों ने देखा है, बताने की जरूरत नहीं है। और कहा यह जा रहा था कि जेडी वांस इस जंग के खिलाफ है, जबकि बाकी लोग इस जंग के साथ हैं। कई बार जिसको कहते हैं गुड कॉप बैड कॉप वाला खेल, तो उसमें गुड कॉप जो है वो बन रहा था अभी तक जेडी वांस। जेडी वांस एक इंटरव्यू दे रहा था और उस इंटरव्यू में वो कहता क्या है, उसको गौर से सुनिए। उस इंटरव्यू में वो साफ साफ कहता है कि ये जो 45-60 दिन मिले हुए हैं, इसका जो यूज कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, वो दुनिया भर में जो ऑयल इकोनॉमी बर्बाद हो रही थी, उस ऑयल इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए कर रहे हैं। दुनिया भर में जो ऑयल अड्डे हैं, ऑयल के स्टॉक्स हैं, उनको भरने के लिए कर रहे हैं, ताकि ऑयल का प्राइस बहुत ज्यादा ना हो, मुल्कों के पास ऑयल इकट्ठा हो जाए, अगले 2 महीने 4 महीने के लिए ऑयल फ्लो होता रहे। इसके लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। यानी 45 दिन बाद लड़ाई की बात कर रहे हैं जेडी वांस की। फिर से लड़ाई हो सकती है। अब ये 45 दिन को ना अंडरलाइन करके मार्क करके रख लीजिए। मैं इस 45 दिन के बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा कार्ड्स, जो इजराइल का रक्षा मंत्री है, उसका बयान आया सीधे जनाब मुस्तफा खामनेई के लिए। इस बयान पर बात करूं उसके पहले एक जरूरी बात यह कि खास तौर पर फेसबुक पर बहुत सारे चैनल्स हमारे वीडियोस डाउनलोड करते हैं, उनके साथ कुछ गड़बड़ियां करते हैं और उसके बाद पोस्ट करते हैं। मैं आपको बहुत साफ साफ बता दूं कि सिर्फ 2 चैनल हैं, टीसीएच और टीसीएन, आप जानते हैं, ये हमारे यूट्यूब चैनल हैं। और इसके अलावा फेसबुक पर मेरा पेज है, मेरे नाम से अशोक कुमार पांडे अंग्रेजी में लिखा हुआ है, डैश लिख के अशोक हिंदी में लिखा हुआ है, मेरी तस्वीर है उस पर और ब्लू टिक है उस पर, वही हमारे ऑफिशियल चैनल हैं। इसके अलावा कहीं आप अगर हमारे वीडियोस देखते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, तो वहां पर रिपोर्ट कीजिए। ये फ्रॉड लोग हैं जो मेरी जबान से गलत बातें फैलाना चाहते हैं। कोर्ट में तो मैं इनसे निपटूंगा, लेकिन फेसबुक वगैरह पर आप इनसे निपट लीजिए, इनको रिपोर्ट कीजिए। खैर, मैं बात कर रहा था कार्ड्स की। इजराइल का रक्षा मंत्री है कार्ड्स, कोई सड़क छाप आदमी नहीं है, जिम्मेदार आदमी है, नेतन्याहू का बेहद करीबी है। उसने ये कहा कि मुस्तफा खामनेई हमारी डेथ लिस्ट में है, यानी इजराइल मुस्तफा खामनेई को मारने वाला है, ये बात कही है कार्ड्स ने। अब आप जानते हैं कि मुस्तफा खामनेई जब से सुप्रीम लीडर बने हैं, तब से वो पब्लिकली नहीं दिखे हैं, उनकी कोई तस्वीर, कोई वीडियो जारी नहीं किया गया। शुरू में अमेरिका और इजराइल ये दावा कर रहे थे कि मुस्तफा खामनेई मारे जा चुके हैं, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, मारे नहीं गए हैं, बहुत घायल हैं और ईरानी अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, उनके पास तो होश ही नहीं है, तो वो क्या बताएंगे। बाद में कहा गया नहीं, मुस्तफा खामनेई के थ्रू ही सारी बातचीत हो रही है, वही गाइड कर रहे हैं, जो सुप्रीम लीडर हैं वही सामने हैं और वही लगातार सारा कुछ डील कर रहे हैं। तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह इमाम खामनेई साहब को मारा जा चुका है, उनको शहीद किया जा चुका है पहले ही। और अब ये कार्ड्स ये कह रहा है कि मुस्तफा खामनेई जो उनके बाद रहबर बने हैं, ईरान के रहबर आजम जो बने हैं ईरान के, उनको भी मारने का प्लान है। अब ईरान ने यूनाइटेड नेशन में बाकायदा इस पर शिकायत की है कि इजराइल में जो टेररिज्म है उसको बिल्कुल इंस्टीट्यूशनल किया जा रहा है, सरकार टेररिज्म में इन्वॉल्व है। किसी भी देश के लीडर को मारने की बात करना टेररिज्म के अलावा और कुछ नहीं है। ये 2 बातें जो मैंने आपको बताई, जेडी वांस का और कार्ड्स का जो ये कहना है, इनको आप जोड़ के देखिए।
अक्टूबर वाली बात यानी 45 दिन बाद वाली बात अपने दिमाग में रखिएगा, वो उस पर मैं लौट के आऊंगा, वो बेहद जरूरी है। अभी आप जानते हैं कि पूरे ईरान में जबरदस्त तैयारी चल रही है आयतुल्लाह खामनेई साहब के जनाजे की। जबरदस्त तैयारी चल रही है, दुनिया भर से लोग जा रहे हैं। मोदी जी को भी बुलाया गया था, मोदी जी नहीं जा रहे हैं। उनकी जगह सैयद अता हसनैन जो बिहार के राज्यपाल हैं वो जा रहे हैं, और साथ में जा रहे हैं विदेश मंत्रालय में जो राज्य मंत्री हैं वो। कांग्रेस के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बुलाया गया था, सलमान खुर्शीद साहब को बुलाया गया था। सलमान खुर्शीद साहब जा रहे हैं, महबूबा मुफ्ती जा रही हैं कश्मीर से, और भी बहुत सारे लोग इंडिया से जा रहे हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट भी जा रहे हैं। इसके अलावा दुनिया भर से सैकड़ों नेता आ रहे हैं। पुतिन साहब जो हैं वो मदेव को भेज रहे हैं, जो वहां के बेहद इंपॉर्टेंट लीडर हैं, और भी बहुत सारे लीडर्स जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि पिछले 100 सालों में शायद ही किसी लीडर को ऐसी विदाई दी गई हो जैसी शहीद आयतुल्लाह खामनेई को विदाई देने की। जनाजे की तैयारी कर रहा है ईरान। ये 4 या 5 दिन तक प्रोग्राम चलेगा, लाखों लोग बाहर से आएंगे, और कहा जा रहा है कि तकरीबन 20 मिलियन यानी 2 करोड़ लोग हो सकते हैं उसमें हिस्सा लेंगे। बढ़ा चढ़ा के भी कहा जा सकता है, लेकिन ईरान की आबादी को देखा जाए और बाहर से जाने वाले लोगों को देखा जाए तो यह नंबर कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है। लोग आ सकते हैं, सड़कों पर लोग आएंगे, ये तय है। अब आप यहां पर देखिए कि अब तक मुस्तफा खामनेई बाहर नहीं निकले, पब्लिक के सामने नहीं आए। लेकिन एक तरफ तो आयतुल्लाह इमाम खामनेई रहबरे आजम थे ईरान के, और दूसरी तरफ मुस्तफा खामनेई के वालिद हैं, उनके फादर हैं। तो अपने वालिद के जनाजे में सामने ना आए मुस्तफा खामनेई, ये बड़ी अजीब सी बात होगी, और एक हद तक ये कह लेने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि शर्म की भी बात होगी कि अपने बाप के जनाजे में मुस्तफा खामनेई ना आए। जो बाप मौत से नहीं डरा, ऐसा कैसे हो सकता है कि उनका बेटा मौत से डरे? तो जाहिर है ये मान के चला जा रहा है कि किसी एक दिन मुस्तफा खामनेई पब्लिक आएंगे। अब यहीं से जोड़ लीजिए काद्स की धमकी। क्या इजराइल का रक्षा मंत्री काद्स ये कहना चाह रहा है कि मुस्तफा खामनेई जब पब्लिकली आएंगे उसी समय उनके ऊपर बम गिराया जाएगा, उसी समय इजराइल उनको मारने की कोशिश करेगा? जाहिर है ऐसा कुछ होता है तो लाखों लोग जो आसपास होंगे उन पर खतरा होगा, जिसमें कई मुल्कों के लीडर्स हो सकते हैं, जिनमें ढेर सारे पत्रकार हो सकते हैं, ईरान की लीडरशिप हो सकती है। तो अगर ये हमला होता है तो ये आप समझिए कि न केवल जो पीस डील हुई है, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, न केवल उसको उड़ा देगा, बल्कि ऐसी लड़ाई की शुरुआत करेगा जिसमें ईरान कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। यहां पर एक बात और समझिए, जब मजबूतियों की बात कीजिए तो कमजोरियां भी समझेंगे, तब जंग समझ में आएगी। बहुत आसान है यहां बैठ के कहना कि इजराइल को उड़ा देगा और फला कर देगा, ढिमका कर देगा, लेकिन साथ में यह भी समझना जरूरी है कि क्या खेल किया गया है। एक डील हुई है इजराइल और लेबनान की, यह आप जानते हैं, और यह डील कराने के लिए मार्को रूबियो स्पेशली गया हुआ था गल्फ में। अब इस डील के तहत जो साउथ का लेबनान का इलाका है, सदर्न जनूबी लेबनान का जो इलाका है, उस इलाके में इजराइल की आर्मी है। अब जाहिर है जब उस इलाके में इजराइल की आर्मी है और उसको डील को अमली जामा पहना दिया गया है, यानी वहां वो आर्मी लीगल तरीके से रहेगी, तो हिजबुल्लाह के लिए ऑपरेट करना आसान नहीं होगा। हिजबुल्लाह उससे भिड़ा रहेगा, लेकिन इजराइल के अंदर अटैक करना आसान नहीं होगा, पहले की तुलना में काफी मुश्किल हो जाएगा। पिछली बार जब जंग चल रही थी तो लेबनान ने काफी परेशान किया हुआ था इजराइल को, और इससे ईरान को आसानी हुई थी। वो गल्फ स्टेट्स पर लगातार हमला कर रहा था और इजराइल पे बीच बीच में हमला कर रहा था। इजराइल पर हमले की कमान संभाली थी हिजबुल्लाह ने। इस बार अगर ये जंग होती है तो हिजबुल्लाह के लिए ये काम आसान नहीं होगा, यानी इजराइल के लिए आसानी होगी और ईरान के लिए मुश्किल। तो साफ लगता है कि आने वाले वक्त में जो लड़ाई की प्लानिंग अमेरिका और इजराइल करके रखे हैं, उसी के तहत इजराइल और लेबनान के बीच में ये समझौता कराया गया है। अब इतनी बातें क्लियर होने के बाद दोबारा ले आइए 45 दिन को। 45 दिन का जो मामला है वो अक्टूबर तक जाता है। आज जब मैं बात कर रहा हूं तो जुलाई चल रही है। 45-60 दिन का मतलब अगस्त से लेके अक्टूबर तक का मामला बनेगा। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर का मोटा मोटा मामला आप मान लीजिए। यह कहा जा रहा है, कई सोर्सेज इस बात को कह रहे हैं कि ईरान ये मान के चल रहा है कि अक्टूबर के आसपास बड़ा हमला हो सकता है। अक्टूबर क्यों?
क्योंकि ये टाइम ऐसा है, जो 45 दिन जेडी वांस ने भी कहा है, ये टाइम ऐसा है कि दुनिया के जो तेल के अड्डे हैं उनके पास तेल इकट्ठा हो जाएगा। सारे मुल्क महीने, 2 महीने, 4 महीने का तेल इकट्ठा करके रख लेंगे, तो ऑयल इकॉनमी पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इधर इजराइल में इलेक्शन बिल्कुल नजदीक आ जाएगा, तो या तो इस जंग का बहाना बनाकर इलेक्शन को टाला जा सकेगा, या इजराइल में जो लोग ये मान के चल रहे हैं कि ईरान ने जंग जीती है। आपने ये देखा होगा, अगर मेरा चैनल आप रेगुलर देखते हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें 92% इजरायली ये बात मान रहे थे कि इस जंग में ईरान की जीत हुई है। तो आप समझिए कि नेतन्याहू के लिए बड़ा खतरा है साल के आखिर में होने वाला चुनाव। तो अगर जंग होगी तो लोगों को यह बताया जा सकेगा कि ईरान से लड़ाई अभी भी चल रही है, हम ईरान से हारे नहीं हैं, और नेतन्याहू अपने लिए वोट मांग सकेगा, या फिर इलेक्शन ही कैंसिल कर देगा 6 महीने साल भर और गद्दी पर बैठा रहेगा। उधर मिड टर्म इलेक्शन निपट सकते हैं, और मिड टर्म इलेक्शन के बाद ट्रंप बिल्कुल निश्चिंत होकर ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। तो 2 सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो तो यह बनता है कि मुस्तफा खामनेई के ऊपर हमला करने की कोशिश की जाए। मुझे ऐसा लगता है, कार्ड्स की धमकी के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका ऐसी बेवकूफी करने की इजाजत नहीं देगा, क्योंकि उस समय हमला करने का मतलब यह है कि सारी दुनिया न केवल उसकी मजम्मत करेगी, बल्कि अगर उस निशाने में कुछ गड़बड़ हुआ और 2-4 वर्ल्ड लीडर्स मारे गए, दुनिया के दूसरे मुल्कों से गए हुए लोग और जर्नलिस्ट मारे गए, तो पूरी दुनिया में इजराइल के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा हो जाएगी। 3 दिन की बात है, तो ट्रंप जो आयल इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं वो आयल इकट्ठा नहीं होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो क्लोज होगा, बहुत छोटी सी बात है। अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमला होगा जो फिर से बन नहीं पाए हैं। ये 45-60 दिन का जो टाइम है, उसमें अमेरिका अपने बेसिस को भी, कुछ बेसिस को नए तरीके से रीस्ट्रक्चर करेगा, वहां पर इंटरसेप्टर्स लगाएगा ताकि मिसाइलें वापस आ जाएं। लेकिन अगर 4 दिन बाद होता है तो इंटरसेप्टर भी नहीं लग पाएंगे, बाकी सारी चीजें भी नहीं हो पाएंगी, और ये जंग अमेरिका और इजराइल को बहुत भारी पड़ जाएगी। सारी दुनिया के सामने ये मैसेज जाएगा कि जानबूझकर सीज फायर को तोड़ा गया। 45 दिन 60 दिन में कोई बहाना ढूंढा जाएगा और ईरान के ऊपर यह आरोप लगाया जाएगा कि उसने सीज फायर तोड़ा है। तो कार्ड्स की धमकी के बावजूद मुझे नहीं लगता कि मुस्तफा खामनेई के ऊपर किसी तरह का कोई हमला इन 3-4 दिनों में होगा। हालांकि पागलों के बारे में और शैतानों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन 45 दिन बाद, जो 45-60 दिन की जो मैं बात कर रहा हूं, जिसके बाद जंग की बात कर रहा है जेडी वांस की जंग शुरू हो सकती है, वो एक ऐसा फीचर है जिस पर मुझे भी लगता है कि हां, ये मुमकिन हो सकता है। सितंबर अक्टूबर में एक बार फिर से ईरान के ऊपर हमला किया जा सकता है और ईरान पलटकर जबरदस्त जवाब दे सकता है। जंग बेहद खतरनाक होगी, बरसों चलेगी, ये सब आप जानते हैं। लेकिन नीयत, जहां से मैंने बात शुरू की थी, नीयत आप देखिए, नीयत अमेरिका और इजराइल की क्या है। और अगर इस बात को मैं समझ रहा हूं, अगर दुनिया समझ रही है, तो ईरान इस बात को ना समझे ये तो मुमकिन ही नहीं है। ईरान बहुत कायदे से इस बात को समझ रहा होगा, इसलिए उंगलियां ट्रिगर पर होंगी। और इसीलिए आप देखिए कि एमओयू होने के बाद भी वो बहुत संभाल संभाल के कदम रख रहा है। दोहा में मीटिंग होनी थी, सारा शोर मच गया था, ट्रंप का बयान आ गया था, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि दोहा में ईरान अमेरिका से सीधी बातचीत नहीं करेगा, और वही हुआ। पाकिस्तान और कतर के जो मीडिएटर्स थे वो दोहा में थे, उनके साथ स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर की बातचीत हुई है। ईरान का कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां पर नहीं गया है। जेडी वांस दावा कर रहे हैं ईरान से सीधे बातचीत चल रही है, लेकिन कालिबाफ ने और बाकी लोगों ने बिल्कुल क्लियर किया कि दोहा में जो बातचीत हुई है उसमें हम सीधे शामिल नहीं हुए हैं। पाकिस्तान और कतर के जो मीडिएटर्स हैं उनके थ्रू हम शामिल हुए हैं। जो ये धमकी कार्ड्स ने दी थी उस पर अरागची का एक रिप्लाई है। अरागची मतलब आप समझ रहे हैं ईरान के विदेश मंत्री, उनका एक रिप्लाई है, और उसमें उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप को सीधे संबोधित किया है, सीधे उससे बात कर रहे हैं और कहा है तुम्हारे ये जो पालतू हैं, कुत्ते नहीं कहा है, पालतू सिर्फ कहा है कि ये तुम्हारे पेट्स हैं। पेट्स, पालतू का जानवर जो होते हैं, कुत्ता बिल्ली जो लोग घरों में पालते हैं, उनको कहा जाता है कि तुम्हारा ये जो पालतू इजराइल है। डील में बात हुई थी उसको कंट्रोल करने की, लेकिन ये जिस तरह की बकवास कर रहा है, इसका मतलब ये है कि तुम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, और अगर इजराइल तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो ईरान उसको ऐसा जवाब देगा कि वो याद रखेगा। जाहिर है
जब सुप्रीम लीडर पे बात आएगी, जब रहबरे आजम पे बात आएगी, तो ईरान ऐसे ही जवाब देगा। और मैंने आपको बताया कि यूएन में, यूनाइटेड नेशन में ऑफिशियली कंप्लेंट फाइल किया है। ईरान का कहना है कि इजराइल उसके रहबरे आजम मुस्तफा खामनेई को ओपनली, खुलेआम धमकी दे रहा है और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर तो मामला टिका ही हुआ है। अभी काज़म गरीबाबादी जो ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका बयान आया है कि होर्मुज ईरान के कंट्रोल में है, सेंटकॉम यानी अमेरिका के कंट्रोल में नहीं है। इधर इनका कहना है, जेडी वांस का कहना है कि कुछ दिन पहले हमने ईरान पे बमबारी की, इसलिए की क्योंकि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों को, कमर्शियल जहाजों को रोक रहा था और अब सब फ्रीली जा रहे हैं। फ्रीली नहीं जा रहे हैं, दुनिया जानती है कि ईरान के डायरेक्शन पर ही जा रहे हैं। और ईरान बहुत क्लियर है कि 45 दिन 60 दिन के बाद जब यह खत्म होता है, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मामला खत्म होता है, तो उस टेरिटोरियल वाटर जो है उस पर कब्जा उसी का होगा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कब्जा उसी का होगा। लेकिन एक बड़ा मुद्दा है लेबनान। कल यह बयान था कालिबाफ का कि लेबनान को लेकर अमेरिका और ईरान दोनों ने एक एक रिप्रेजेंटेटिव तैनात किया है, वो आपस में बात करेंगे, मुद्दे को सुलझाएंगे। लेकिन जिस तरह का यह समझौता हुआ है, उस समझौते को ईरान कतई नहीं मान सकता, क्योंकि उसका मानी यही है कि जुनूबी लेबनान में लगातार इजराइल की सेनाएं रहेंगी और यह बेहद खतरनाक होगा। इसलिए जो बात मैं लगातार समझौते के बाद ही कह रहा हूं, लगातार की तुरंत लड़ाई ना भी हो, लेकिन यह समझौता जिस तरह का है वो किसी पीस की तरफ, किसी अमन की तरफ ले जाते हुए नहीं दिख रहा है। पहले राउंड में ईरान ने जबरदस्त मार दी है और उसके चलते अमेरिका और इजराइल झुके और उन्होंने समझौता किया। लेकिन नीयत खराब है, उनकी नीयत किसी अमन की नहीं है, किसी दोस्ती की नहीं है, मिडिल ईस्ट में किसी शांति की नहीं है। इसलिए वो दोबारा तिबारा चौबारा हमला करने की कोशिश करेंगे। और याद रखिए, मिडिल ईस्ट में तब तक पीस नहीं होगी जब तक इजराइल को अमेरिका खुली छूट दिए रहेगा। जब तक अमेरिका इजराइल को कंट्रोल नहीं करेगा, तब तक मिडिल ईस्ट में पीस नहीं होगा। ईरान खत्म भी हो जाएगा तो भी पीस नहीं होगा, कहीं ना कहीं से लड़ाई चलती रहेगी। और अगर जो बात हो रही है अक्टूबर में लड़ाई के दोबारा शुरू होने की, अगर वो होती है तो इस बार काफी इक्वेशन बदले हुए होंगे। कतर के साथ ईरान ने समझौता किया है अंदर अंदर, सऊदी अरबिया के साथ समझौता किया है, मैंने बताया। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो लगातार ईरान का साथ दे रहा है और अमेरिका का भी साथ दे रहा है, दोनों का साथ देकर समझौता करवा रहा है, उसके लिए बेहद मुश्किल हालात होंगे। उसको यह चुनना होगा कि वो अमेरिका को चुनता है कि ईरान को चुनता है। तो सारे इक्वेशन काफी बदले हुए होंगे, काफी अलग तरह की लड़ाई होगी। लेकिन जब होगी, जैसे होगी, मैं रिपोर्ट करूंगा। अभी बीच में लगातार जो अपडेट्स आती हैं वो मैं आपके साथ साझा करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि भले बहुत भीड़ नहीं आ रही, भले बहुत लोग नहीं देख रहे, लेकिन मिडिल ईस्ट हम सबके लाइफ से, पूरी दुनिया की लाइफ से जुड़ा हुआ है। उसके बारे में अपडेट्स, उसके बारे में जानकारियां लगातार लेते रहना चाहिए। आप जानते हैं कि कोई भी बम जब गिरता है तो उसके पीछे कई बार 10, कई बार 20 और कई बार हजारों सालों का इतिहास होता है। इसलिए लगातार चीज़ों को देखना, समझना ज़रूरी है। अगर आपको भी लगता है कि ये ज़रूरी है तो इन वीडियोस को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाइए। साथ में बचिए ऐसे फ्रॉड लोगों से जो मेरे नाम पर किसी भी तरह का चैनल बनाकर, फेसबुक का, यूट्यूब का चलाकर मेरे वीडियोस लगाते हैं और उसमें गड़बड़ियां करते हैं। ऐसे लोगों से बचिए, ऐसे लोगों को रिपोर्ट कीजिए। हमारे वीडियोस अगर आपको काम के लगते हैं, दोस्तों रिश्तेदारों को भेजिए। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।